नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 12 अगस्त 2024 है और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अब्राहम लिंकन का एक कोट है। देखो, अब्राहम लिंकन ना यूएस के 16th प्रेसिडेंट थे और वो सिविल वार के टाइम पे प्रेसिडेंट थे। उन्हें ना स्लेवरी ख़त्म करने के लिए जाना जाता है। तो ये जो उनका कोट है इंसान का जो करेक्टर है ना, वो देखो एक पेड़ की तरह होता है, ट्री की तरह होता है, और इंसान की जो रेपुटेशन है वो देखो पेड़ के छाया की तरह होती है। ये देखो एक बहुत पावरफुल कंपैरिजन है। पहले मैं आपको करेक्टर के बारे में बताऊं। करेक्टर देखो ये वो है जो आप सच में हो, आपकी कोर वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स, आपका बिहेवियर, ये वो चीज है जो अंदर से आती है। अब दूसरे नंबर पे रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन देखो ये वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, ये बाहर से आती है। दूसरों की नजर में आप कैसे हैं, वहां से आती है आपकी रेपुटेशन। जैसे देखो पेड़ करेक्टर की तरह क्यों? क्योंकि पेड़ सॉलिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रियल होता है, वो हमेशा वहीं रहता है, चाहे कोई पेड़ को देखे या फिर ना देखे। छाया यानी रेपुटेशन वो चेंज होती रहती है, कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी गायब। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूं। देखो, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में ना टॉप करता है लेकिन नकल करके, उसकी रेपुटेशन तो अच्छी होगी लेकिन उसका ना रियल कैरेक्टर वीक हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई सोशल वर्कर है, साइलेंटली काम करता है, उसकी रेपुटेशन शायद उतनी बड़ी ना हो, छाया छोटी है, पर उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो इंपॉर्टेंट देखो ये चीज है, अपने रियल कैरेक्टर पे हमें हमेशा फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ रेपुटेशन के लिए। आजकल लोग ना पीआर करवाते हैं, मतलब खुद से अपनी पॉजिटिव न्यूज छपवाना, ये सब काम बहुत से लोग आजकल करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी करते हैं। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखो इस कोट की यही है, करेक्टर इंटरनल है, रेपुटेशन एक्सटर्नल है। करेक्टर परमानेंट है, रेपुटेशन टेम्परेरी है। करेक्टर रियलिटी है और रेपुटेशन सिर्फ परसेप्शन है। आज देखो डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। एथिक्स में आप यूज कर सकते हो, एथिक्स में तो नहीं, वैसे भी जरूरी है एग्जांपल। पाकिस्तान का एग्जाम्पल है। देखो, नीरज चोपड़ा तो चैंपियन है ही, वो दूसरी बार उन्होंने इस बार मेडल जीता, लेकिन इस बार का जो गोल्ड हासिल हुआ ना, अरशद नदीम को हासिल हुआ। और ये जो तस्वीर देख रहे हो ना आप, ये अरशद नदीम के घर की है। अभी तक देखो इन्होंने ना बहुत सारे मेडल्स जीते हैं पाकिस्तान के लिए, अलग अलग गेम्स में, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में। लास्ट ओलंपिक में नहीं जीत पाए थे, शायद 5वें नंबर पर ये रह गए थे। बट इन्होंने ना शुरुआत से ही तैयारी की, गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए इनकी तैयारी के लिए, इवन जेवलिन परचेज करने के लिए, जो भाला होता है जिस गेम में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं सोच रहा था, अक्सर ना बहुत से लोग, आप लोग तो नहीं, अक्सर बहुत से लोग आपने देखा होगा सोसाइटी में बोलते हैं कि हमारे पास पैसे आ जाए ना, हम ये कर दें, हम वो कर दें, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। लेकिन देखो अरशद नदीम की जो ये सिचुएशन सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है ना, उससे एक चीज ये जाहिर होती है, जिंदगी में कुछ करने के लिए ना पैसे नहीं, जिद चाहिए। पैसों की कमी जाहिर तौर पे देखो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कुछ समय के लिए, जिद्दी पर्सन को रोक सकती है कि वो लाइफ में सक्सेस हासिल ना कर पाए। लेकिन अल्टीमेटली देखो जिसकी जिद स्ट्रोंग है ना, वो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही सकता है। मैं इस चीज को भी एक्नॉलेज करता हूं कि इस प्रकार की सक्सेस स्टोरीज हमेशा दिखाई जाती हैं, लेकिन बहुत से लोग जो फेल हो जाते हैं उनके बारे में बात नहीं की जाती। ये चीज देखो बिल्कुल सही है, लेकिन समाज को एक उम्मीद चाहिए, एक होप चाहिए, जो कि इन स्टोरीज से मिलती है, अरशद नदीम की स्टोरी से, इस जैसी अनेकों स्टोरीज से। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, अमन सहरावत है। अमन सहरावत ने इस बार ब्रोंज मेडल जीता। कुछ स्टोरीज उतनी वायरल नहीं होती। अमन सहरावत के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जब वो 10-11 साल के थे। उसके बाद दादा ने और चाचा ताऊ ने इनको पाला, और 10-11 साल की उम्र में जब इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब से लेके यूं समझ लीजिए, मतलब थोड़ा समझाने के वे में बोलूं तो तब से लेके अभी तक का जीवन इन्होंने ना स्टेडियम में ही गुजारा है, इतनी मेहनत इन्होंने की है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओलंपिक से संबंधित है, इतने कम मेडल्स हम जीते, 140 करोड़
लोगों का देश मेडल जीते सिर्फ 6 और कोई गोल्ड मेडल नहीं। हमारी पोजीशन 71st। तो 3-4 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है। एक तो द हिंदू का आर्टिकल है, एक लाइव मिंट का, एक हिंदुस्तान नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया का। मतलब ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस से संबंधित 3-4 जो मेन आज एडिटोरियल आए अलग अलग न्यूज़पेपर्स के, उनको मैंने कंपाइल कर लिया। तो सबको कंपाइल करके ये इशू डिस्कस करेंगे। फिर देखो द हिंदू का ये बीच वाला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, जुडिशियल क्लैरिटी ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड क्राइम्स। तीसरे नंबर पे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, नए अवार्ड सिस्टम स्टार्ट हुए हैं साइंटिस्ट के लिए, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल मॉडल फॉर मेडल से संबंधित है। मॉडल फॉर मेडल्स, जहां देखो आप एक तरफ सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कई बार यूपीएससी ने ना स्पोर्ट्स पे ऐसे भी पूछे हैं, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये देखो इस बार के टॉपर्स हैं, ओलंपिक के टॉपर्स। यूएसए ने टॉप किया है। यूएसए ने टोटल मेडल जीते हैं 126 और चाइना ने 91। गोल्ड मेडल्स के मामले में दोनों देश बराबर हैं 40-40। और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया देखो इस लिस्ट में ना बहुत पीछे हैं, 71 नंबर पे है इंडिया। इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, 5 इंडिया ने ब्रोंज जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है। इंडिया ने कोई भी गोल्ड नहीं जीता। इंडिया के बाद तो ये देश हैं छोटे छोटे, मोल्दोवा, कोसोवो, साइप्रस, फिजी, ये छोटे छोटे देश, जॉर्डन, मंगोलिया, पनामा। पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया। क्यों? पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल जीता है इस वजह से। कुल मिला के देखो हम कह सकते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही। 6 इवेंट्स ऐसे थे जिसमें देखो भारतीय प्लेयर्स ने ना चौथे नंबर पे फिनिश किया। मतलब ये 6 मेडल हम जीत सकते थे। बट देखो ये 6 मेडल जीत भी जाते ना तो भी 140 करोड़ के हिसाब से अगर देखें तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बीजिंग 2008 के बाद से हमने हमारी परफॉर्मेंस देखो इंप्रूव तो की है, बट हम एक रेंज में फंस के रह गए हैं। 2 से लेके 7 मेडल्स के बीच में हर बार हमारे आ रही हैं। तो हमें ना हमारी स्ट्रेटेजी को फिर से रीथिंक करने की आवश्यकता है। सबसे पहले दिक्कत राइटर बोलते हैं ये है, हमारा जो कॉन्टिंजेंट है, मतलब जितने प्लेयर्स हमारे जाते हैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो संख्या ही बहुत कम है। जैसे देखो पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ना 117 एथलीट्स गए, लेकिन पर मिलियन के हिसाब से देखेंगे, अगर 10 लाख के हिसाब से देखेंगे तो ये सिर्फ 0.08 होगा। इतने कम एथलीट्स क्वालिफाई कर पाते हैं ओलंपिक्स के लिए हमारे देश से। जबकि न्यूजीलैंड का आप देखिए पर मिलियन 37.8, इंडिया कितना था 0.08। जापान का देखिए पर मिलियन के हिसाब से देखोगे तो 400 एथलीट। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, कम एथलीट्स क्वालिफाई कर पाते हैं ओलंपिक्स के लिए। हमें ना हमारा टैलेंट बेस वाइडन करना होगा। अभी 32 स्पोर्ट्स में ना सिर्फ 16 स्पोर्ट्स में हमारे देश के स्पोर्ट्स पर्सन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि चाइना के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो 30 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ज़्यादा फोकस आपको भी पता है क्रिकेट पे है। चलो अच्छी बात है, कुछ दूसरे जो गेम्स हैं जैसे हॉकी वगैरह हैं उनको लेके लोग ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा उत्साहित हैं, अच्छी बात है। हरियाणा पंजाब में रेसलिंग, बॉक्सिंग, इनका कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन देखो स्पोर्ट्स और भी बहुत ज़्यादा हैं, सब में इंटरेस्ट नहीं है। भारत में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो पिछले कुछ सालों से ये बात जरूर हुई है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, लेकिन देखो हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में ना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ अर्बन एरियाज में इंप्रूव हुआ है, गांव में नहीं इंप्रूव हुआ है। हरियाणा पंजाब में तो गांव में भी इंप्रूव हुआ है, लेकिन बाकी राज्यों में सिर्फ सिटीज में। हमें ना हमारे देश में स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप करना होगा। मैं आपको बताऊं, इतने सारे देश जो पार्टिसिपेट कर रहे थे ना ओलंपिक्स में, बहुत सारे देश ऐसे थे जिनके स्पोर्ट्स पर्सन्स ना कॉलेज स्टूडेंट थे। मतलब कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्होंने मेडल्स जीते। स्पोर्ट्स का कल्चर वहां पे डेवलप है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जबरदस्त स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। जैसे यूएसए का एग्जांपल दिया जाता है। यूएसए में
जो जिम्नास्टिक चैंपियंस हैं ना, वो अमेरिका की अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आते हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, साथ के साथ जिम्नास्टिक्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं और मेडल जीत लेते हैं। लेकिन हमारे देश में ये चीज मिसिंग है। फिर देखो, जो ये स्पोर्ट्स फेडरेशंस है ना, इनमें इतना करप्शन, इतना भाई भतीजावाद है, बातें ही करते रहते हैं हम, कुछ चेंज नहीं हुआ है। मतलब जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह थे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, जिनके खिलाफ आरोप लगे थे। जब देखो विवाद हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया। बाद में उन्होंने बोला एक बार कि मेरे बेटे इलेक्शन लड़ लेंगे, लेकिन उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई। बाद में फिर उन्होंने संजय सिंह, उनके एक एड थे, एड मतलब जो बिल्कुल दोस्त टाइप के नहीं होते, उनको उन्होंने इलेक्शन लड़वाया और वो जीत गए। देखो ऐसा ही कल्चर है हमारे देश की स्पोर्ट्स फेडरेशंस में। पॉलिटिशियंस ने जगह ले रखी है अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशंस में। पॉलिटिशियन इस्तीफा देता है तो उनके बच्चे आ जाते हैं, फिर उनके बच्चे आ जाते हैं। लिटरली देखो, कुछ चुनिंदा लोगों ने ना, जिसमें सबसे मेन है पॉलिटिशियंस, उन्होंने कब्जा करके रखा है इन फेडरेशंस के ऊपर। वैसे सरकार एक कोड लेके आई थी, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया, ताकि इन फेडरेशंस की वर्किंग को सुधारा जा सके, लेकिन ज़्यादातर राज्यों ने इस कोड को फॉलो नहीं किया है। देखो, अनटिल एंड अनलेस हम ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लेते हैं ना, तो देखो हम अगली बार ही यही आर्टिकल डिस्कस कर रहे होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। मुझे एक खबर याद आ रही है, दिल्ली वाली खबर, आपको भी याद होगी। दिल्ली में एक आईएएस दंपति, मियाँ बीबी दोनों आईएएस, उन्होंने ना स्टेडियम को वो बंद करवा देते थे जब वो शाम की वॉक के लिए स्टेडियम में घूमने जाते थे। फिर बाद में उन दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया था। याद होगा ना आपको, वो न्यूज़ वायरल हुई थी, हमने भी डिस्कस किया था एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो देखो, ये तो अहमियत है स्पोर्ट्स की कि ब्यूरोक्रेट्स शाम को आसानी से इवनिंग वॉक कर सकें, इसके लिए स्टेडियम जल्दी बंद करवा दो, खिलाड़ियों को प्रैक्टिस बंद करवा दो, ये स्थिति है। फिर इसके बाद देखो, लाइव मिंट का एक अच्छा आर्टिकल है स्पोर्ट्स से ही संबंधित। कुछ लोग ना ये विरोध करते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी खराब है, तो हमें स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है। तो काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स राइटर इस आर्टिकल में देते हैं। सबसे पहली चीज़, राइटर बोलते हैं, देखो सोशल साइकोलॉजी ये है, स्पोर्ट्स जो है ना वो वारफेयर का अल्टरनेटिव है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में मान लीजिए तनाव है, टेंशन्स हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया हॉकी में या फिर जेवलिन थ्रो में, तो लोगों का ना जो टेंशन्स हैं वो रिलीज हो जाती हैं इन स्पोर्ट्स मैचेस में, और टेंशन्स कम करने का भी काम करते हैं ये स्पोर्ट्स मैचेस। और सबसे बड़ी बात देखो, पूरे देश को ना एकजुट कर देते हैं। जैसे अभी हमारे देश में ना अलग अलग एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग कास्ट, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग राज्य हैं, लेकिन जैसे ही देश का कोई इवेंट होता है ना, फॉर एग्जांपल नीरज चोपड़ा का इवेंट है या फिर लक्ष्य सेन बैडमिंटन का इवेंट है, पूरा देश एकजुट, सारी आइडेंटिटीज लोग भूल जाते हैं, सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रखते हैं, डेट इज इंडिया, भारत। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है, नेशनहुड इमर्ज होके आता है, एकता इमर्ज होके आती है। और देखो, सरकार स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा देगी ना, स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा देगी, हमारे देश में स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप होगा, तो लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलेंगे, फिट रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार को कम खर्च करना पड़ेगा अगर लोग कम बीमार पड़ेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो, वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का भी फैक्टर है। जैसे देखो आईपीएल है या फिर कबड्डी की लीग है, फुटबॉल की लीग है, ये जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं ना, तो बहुत सारे दर्शक देखने आते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, सरकार को भी रेवेन्यू मिलता है। बहुत सारे देशों ने ना इन बड़े बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके काफ़ी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा किया है। जैसे शुरुआत में कतर का मजाक उड़ा था कि कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवा रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, क्या फ़ायदा होगा। लेकिन देखो, कतर ने सोच समझ के फुटबॉल वर्ल्ड कप पे इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि उसे पता था बाहर से टूरिस्ट आएंगे, यहाँ पे होटल्स में रुकेंगे, तो इतना वो कमा लेगा। मतलब इकोनॉमी में
उतना इजाफा हो जाएगा जितना वो खर्चा कर रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है। इसलिए देखो बात वही है कि सरकार को ना स्पोर्ट्स में ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता है। वैसे देखो एक ट्रेंड देखने को मिलता है, जैसे जैसे किसी देश की पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होती है ना, वैसे वैसे वो देश स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने लगता है। कोरिलेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई परिवार गरीब है तो सबसे पहले तो देखो वो यही सोचेगा ना कि कैसे ना कैसे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए, स्पोर्ट्स का ख्याल तो बाद में आएगा। लेकिन जिस देश में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है तो उनके पास में ये लीजर होता है सोचने का कि हमें रोटी कमाने की चिंता नहीं है, हम बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं जैसे स्पोर्ट्स। बट देखो इस चीज़ को ना सरकार एड्रेस कर सकती है स्पोर्ट्स पे ज़्यादा खर्च करके, ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप करके। वैसे देखो आज के हिंदू में ना ओलंपिक्स से ही संबंधित एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें ना राइटर कनिका अग्रवाल ये बोलती हैं कि जैसा हम सब ने देखा विनेश फोगाट को ना डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि उनका वेट ना 100 ग्राम ज़्यादा निकला था। देखो वैसे हमें लगेगा कि सिर्फ 100 ग्राम तो ज़्यादा था, लेकिन देखो स्पोर्ट्स में ना वेट एक हमेशा इंपॉर्टेंट इशू रहता है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रिसीजन न्यूट्रिशन। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे राइटर बात करती हैं, प्रिसीजन न्यूट्रिशन। ये पॉइंट आप जरूर दीजिएगा जब आप ओलंपिक्स के बारे में लिखोगे। हमारे देश में ना स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की कमी है। अगर मतलब मैं आपको बताऊं प्रिसीजन न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो ये होता है हर एथलीट के लिए ना अलग से डाइट प्लान बनाना। क्यों? क्योंकि देखो हर इंसान का शरीर अलग होता है और हर इंसान का जो शरीर है वो अलग तरह से काम करता है। तो प्रिसीजन न्यूट्रिशन में हम क्या क्या देखते हैं? प्रिसीजन न्यूट्रिशन में ना सबसे पहले ये देखते हैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का ना मेटाबॉलिज्म यानी स्पोर्ट्स पर्सन की जो बॉडी है वो कैसे एनर्जी को यूज करती है। तो पहली चीज ये देखी जाती है। दूसरी चीज देखी जाती है माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम में क्या देखा जाता है? पेट में रहने वाले बैक्टीरिया को देखा जाता है माइक्रोबायोम के अंदर। तीसरे नंबर पे स्पोर्ट्स पर्सन के डीएनए को देखा जाता है। फिर चौथे नंबर पे यह देखा जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सन का ना खाना खाने के बाद में कैसे रिएक्शन होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के जो डाइटिशियन है ना, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग से डाइट प्लान दे। यही चीज है प्रिसीजन न्यूट्रिशन। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर बोले तो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से, उसके बॉडी के हिसाब से, उसके खाना खाने के बाद रिएक्शन के हिसाब से अलग तरह का डाइट प्लान जो उस स्पोर्ट्स पर्सन को यूज करे। और इसके लिए देखो टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है, जैसे कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर है, CGM, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर। ये देखो ब्लड शुगर लेवल चेक करता रहता है। या फिर दूसरे वियरेबल डिवाइसेस हैं, जैसे घड़ी में होते हैं ना, ये सब कुछ आजकल ऐसी घड़ियां आ गई हैं जो हमारी नींद मॉनिटर करती हैं, दिल की धड़कन मॉनिटर करती हैं। तो ऐसे वियरेबल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है प्रिसीजन न्यूट्रिशन में। बहुत सारे फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने इस बार के ओलंपिक्स में मेडल जीते। उन्होंने देखो प्रिसीजन न्यूट्रिशन का सहारा लिया अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। तो देखो आप सोचेंगे कि इंडिया में प्रिसीजन न्यूट्रिशन का सहारा क्यों नहीं लिया जाता। देखो बात यही है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में ना स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की कमी है। एथलीट्स अक्सर देखो कोचेज या फिर दूसरे प्लेयर्स की एडवाइस पर डिपेंड करते हैं। किसी सीनियर प्लेयर ने बोल दिया ये खाओ, किसी कोच ने बोल दिया ये करो, तो उस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं जूनियर प्लेयर्स या फिर प्लेयर्स। अक्सर देखो ये जो एडवाइस होती है ना जनरल होती है। मैं ना इसको सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूं। यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना कई बार ऐसा होता है, कोई स्टूडेंट ना अपनी प्रॉब्लम बताता है। स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मुझे ना इस चीज में दिक्कत आ रही है। सिंपली बोल दिया, मान लीजिए स्टूडेंट ने बोला मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ, तो ना टीचर ने बिना उसकी पूरी बात सुने, टीचर ने या फिर मेंटर ने यह एडवाइस कर दिया कि ना आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। कितनी गलत एडवाइस है। पहले भाई उसकी प्रॉब्लम तो जानो, मतलब प्रीलिम क्यों नहीं क्लियर हुआ, कहां पे गलती हुई, उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस की आवश्यकता है। जब तक पूरी प्रॉब्लम उस बच्चे की आप नहीं सुनोगे तब तक उस बच्चे को आप कैसे एडवाइस दे सकते हो। आप सिर्फ जनरल एडवाइस दे रहे हो कि हाँ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो या फिर प्रैक्टिस कर लो।
ये बहुत जनरल एडवाइस है, कस्टमाइज्ड एडवाइस नहीं है। कस्टमाइज्ड एडवाइस होगी उस पूरे बच्चे की जो तैयारी है उसका आकलन करना कि अभी तक उसकी तैयारी किस लेवल पे है, फिर कहां वो गलती कर रहा है, डिटेल से जानना, और डिटेल से जानने के बाद उसे एडवाइस देना कि भाई तुम यहां गलती कर रहे हो, इतना तुमने पढ़ा है, या फिर ये अच्छे से नहीं पढ़ा है, या फिर अच्छे से पढ़ने के बावजूद तुमने रिवीजन नहीं की है, रिवीजन करो, ऐसे करो। तो ये होता है कस्टमाइज्ड मेंटरशिप स्टूडेंट को। उसी प्रकार से ना स्पोर्ट्स पर्संस को कस्टमाइज्ड डाइट प्लान की आवश्यकता होती है, और उसके लिए आवश्यकता है प्रिसीजन न्यूट्रिशन की। तो ये द हिंदू के आर्टिकल का पॉइंट था, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पॉलिटिकल पार्टीज और क्राइम्स से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ना, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल पिटीशंस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो अलग अलग बेंचेस ने ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, जिससे देखो एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। देखो वैसे हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये लोगों को अपनी अपनी आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल प्रोग्राम के हिसाब से मोबिलाइज करती हैं। जैसे देखो, कोई पॉलिटिकल पार्टी कास्ट के नाम पे मोबिलाइज करती है जनता को, कोई धर्म के नाम पे करती है, कोई डेवलपमेंट के नाम पे करती है। वैसे आज के समय में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज कम हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर जनता से वोट मांगे। अल्टीमेटली देखो, ये हमारे देश का दुर्भाग्य भी है। कोई पॉलिटिकल पार्टी धर्म का यूज करती है, कोई कास्ट का यूज करती है, इसी वजह से शायद हमारा देश थोड़ा सा पिछड़ जाता है। तो बात यह है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, लोगों को मोबिलाइज करती हैं, एजुकेट करने का भी काम करती हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है वो सत्ता में आ जाती है, वो सरकार बना लेती है। अब देखो हुआ ये, पहले बेंच की हम बात करते हैं। संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बेल पिटीशंस सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स की। तो ना सुनवाई के दौरान इन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया। जस्टिस संजीव खन्ना का क्वेश्चन ये था कि देखो, जैसा कि साबित हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने ना करप्शन का जो पैसा था वो यूज किया गोवा इलेक्शंस में। आम आदमी पार्टी गोवा में इलेक्शंस लड़ रही थी और उस इलेक्शंस में करप्शन का पैसा इस्तेमाल किया गया। तो क्यों ना आम आदमी पार्टी को भी कल्प्रिट बनाया जाए इस पूरे केस में। तो ईडी ने कहा कि ठीक है, हम बनाते हैं। तो देखो, ये पहली बार था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कल्प्रिट बनाया गया किसी क्रिमिनल केस में, आरोपी बनाया गया पॉलिटिकल पार्टी को। जो ये ईडी थी ना, इन्होंने क्या किया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 70 का सहारा लिया आम आदमी पार्टी को कल्प्रिट बनाने के लिए। अब ये जो सेक्शन 70 है ना, पीएमएलए का मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, इसका इस्तेमाल किया गया ईडी के द्वारा आम आदमी पार्टी को कल्प्रिट बनाने के लिए, आरोपी बनाने के लिए। अब इस सेक्शन 70 में ना ये लिखा हुआ है कि कंपनीज या फिर जो इंडिविजुअल्स की एसोसिएशन है ना, उनको भी कल्प्रिट बनाया जा सकता है। अगर आसान भाषा में बोलूं तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो ये सेक्शन 70 है ना, सेक्शन 70, ये देखो कंपनीज के अपराधों के बारे में बात करता है। कंपनीज जो अपराध करती हैं या फिर इंडिविजुअल्स की एसोसिएशन जो अपराध करती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फर्म है या फिर कोई कॉर्पोरेट बॉडी है या फिर कोई और इंडिविजुअल्स की एसोसिएशन है, उनके द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो फिर उसके बारे में बोला गया है सेक्शन 70 में कि उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है। तो इसी सेक्शन के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंक्लूड कर लिया गया ईडी के द्वारा। राइटर कहते हैं गलत है। गलत क्यों है? गलत देखो इसलिए है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A में यह बोला गया है कोई इंडिविजुअल्स का ग्रुप या फिर एसोसिएशन जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी बोलता है, जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी बोलता है और इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन है, उसे हम पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे। मैं आसान भाषा में बोलता हूं, 5 लोग हैं, ABCDE, ये 5 लोग इकट्ठा हुए, यानी इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन है ये 5 लोगों का एसोसिएशन, और ये अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं
कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है भारतीय एस्पायरेंट पार्टी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 5 इंडिविजुअल्स अपने आप को ना पॉलिटिकल पार्टी बोल रहे हैं, लेकिन जो पीएमएलए का सेक्शन 70 है ना, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स के एसोसिएशन की बात की गई है। इसमें जो इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन है वो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी बोलता नहीं है, तो फिर कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूड किया जा सकता है सेक्शन 70 के अंदर? डेफिनेशन अलग है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन अलग है। और ये जो सेक्शन 70 है ना, उसमें जो बात बोली गई है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है। मतलब ईडी पॉलिटिकल पार्टीज को कल्प्रिट नहीं बना सकती, सिर्फ कंपनीज को, किसी फर्म को, ग्रुप ऑफ बॉडी को बना सकती है। इन सब का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो ये तो देखो फर्स्ट इशू हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल पार्टीज को कल्प्रिट बनाया जा सकता है पीएमएलए के अंतर्गत या फिर नहीं बनाया जा सकता। अब देखो दूसरे इशू की बात करते हैं। दूसरा इशू ना एक प्रकार से डिबेट है पॉलिसी डिसीजंस वर्सेस क्रिमिनलिटी। मैं आपको बताता हूं ये डिबेट आखिरकार है क्या। मेरा आपसे ना एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि इंडिया में ना पॉलिसी डिसीजंस कौन लेता है? इंडिया में पॉलिसी डिसीजंस कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट मतलब मिनिस्टर्स का एक ग्रुप। और ये जो सिस्टम है हमने ना ब्रिटिश सिस्टम से लिया है। अब सोचो, देखो, अगर कैबिनेट ने कोई पॉलिसी डिसीजन लिया है और बाद में उसे गलत माना गया, मान लीजिए कोई पॉलिसी बनाई गई कैबिनेट के द्वारा, पूरी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया उस पॉलिसी को, लेकिन बाद में पता लगा वो पॉलिसी गलत थी, इससे नुकसान हुआ, खजाने को नुकसान हुआ, तो क्या जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स हैं उनको क्रिमिनल चार्जेस फेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवाई और जस्टिस विश्वनाथन ने इस पॉइंट पर फोकस किया। उन्होंने पूछा कि पॉलिसी और क्रिमिनलिटी के बीच लाइन कहां खींचनी चाहिए। मतलब जो पॉलिसी कैबिनेट ने अप्रूव की, अब बाद में पता लगा वो पॉलिसी गलत थी, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं थी। इंटेंशंस को साबित कैसे किया जाएगा कि कैबिनेट ने जो पॉलिसी अप्रूव की वो खराब इंटेंशंस के साथ की या फिर अच्छी इंटेंशंस के साथ की? ऐसा भी तो हो सकता है, पूरा सोच समझ के पॉलिसी अप्रूव की, लेकिन बाद में वो जो पॉलिसी है वो खराब साबित हुई। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ना कैबिनेट को पॉलिसी बनाने का एक्सक्लूसिव राइट है। आइवर जेनिंग्स ये बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो, कैबिनेट इज द डायरेक्टिंग बॉडी ऑफ नेशनल पॉलिसी। कैबिनेट नेशनल पॉलिसी बनाएगी, वो पॉलिसी अच्छी हो सकती है, वो पॉलिसी खराब हो सकती है। अगर पॉलिसी खराब है तो उसे पार्लियामेंट के द्वारा डिसअप्रूव किया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट उस पॉलिसी को डिसअप्रूव नहीं करती है तो फिर हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और जनता जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को सबक सिखा सकती है जो सत्ता में है। यह बात बोलते हैं आइवर जेनिंग्स। अल्टीमेटली देखो, कैबिनेट जो है वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल है। लोग इलेक्शंस में उन्हें वोट देकर या वोट ना देकर अपना फैसला सुना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर देखो सरकार ने कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई जो फार्मर्स को पसंद नहीं आई, तो क्या इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया जाना चाहिए या फिर देखो वोटर्स को नेक्स्ट इलेक्शन में अपना फैसला सुनाना चाहिए? तो ये पूरी डिबेट थी पॉलिसी वर्सेस क्रिमिनलिटी की। अब देखो, ये दो जो इश्यूज रेज किए ना राइटर ने इस आर्टिकल में, इन दोनों इश्यूज के ना बहुत सारे इंप्लीकेशंस और कंसर्न्स हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले है पॉलिटिकल वेंडेटा। पॉलिटिकल वेंडेटा मतलब पॉलिटिकल दुश्मनी आप कह लीजिए। देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को इजीली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे लॉज के अंडर कल्प्रिट बनाया जाएगा ना, एक्यूज्ड बनाया जाएगा, तो देखो ये पॉलिटिकल वेंडेटा का टूल बन सकता है। मतलब दुश्मनी निकालने का हथियार बन सकता है। ओपोजिशन पार्टीज को टारगेट करने के लिए इसका मिसयूज हो सकता है। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा इंप्लीकेशन है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से संबंधित। देखो, अगर मिनिस्टर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में कैबिनेट डिसीजंस के लिए क्रिमिनली लायबल हैं, तो फिर देखो ये डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है। फिर तो मिनिस्टर्स डर के मारे बोल्ड डिसीजंस लेंगे ही नहीं, उन्हें डर लगेगा अगर कल को देखो हमारा डिसीजन गलत साबित हो गया तो देखो हमारे ऊपर फिर चार्जेस फ्रेम होंगे। तो इस डर के चलते फिर वो डिसीजन ही नहीं लेंगे, मामले को ठंडे बस्ते में लटका देंगे।
समझ गए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखो जुडिशरी का रोल ना पॉलिसीज की करेक्टनेस चेक करना नहीं है कि पॉलिसी गलत है या सही है। ये काम देखो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आता है। अगर कोर्ट्स पॉलिसी डिसीजन को क्रिमिनल एंगल से देखने लगे तो देखो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को चैलेंज करेगा। और सबसे लास्ट में चौथा जो पॉइंट है वो देखो पॉलिटिकल पार्टीज के नेचर से संबंधित है, जिसकी बात हमने सबसे स्टार्टिंग में की। पॉलिटिकल पार्टीज को ना कंपनीज की तरह ट्रीट करना उनके फंडामेंटल नेचर को इग्नोर करता है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्राइमरी गोल है वो बिजनेस करना नहीं है, बाकी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना है। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल है वो पॉजिटिव है। हालांकि देखो आज के समय में पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ एक चीज पे फोकस करती हैं, सत्ता हथियाना, पावर गेन करना। लेकिन संविधान निर्माताओं ने जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल सोचा था वो कहीं बड़ा सोचा था, सिर्फ पावर हथियाना नहीं सोचा था। पॉलिटिकल पार्टीज का रोल एजुकेट करना भी है, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल पिछड़ों की आवाज उठाना है, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना भी है। मतलब समाज में अगर देखो कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक करना भी काम पॉलिटिकल पार्टीज का है, जिस पे पॉलिटिकल पार्टीज फोकस नहीं करती, सिर्फ एक चीज पे फोकस करती हैं, वोट्स पे। तो पॉलिटिकल पार्टीज का नेचर अलग है। कंक्लूजन में देखो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में ना सुप्रीम कोर्ट से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो क्लैरिटी दें। क्या पॉलिटिकल पार्टीज को पीएमएलए जैसे लॉज के अंडर एक्यूज्ड बनाया जाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? अभी सिर्फ एक जज की बेंच थी, संजीव खन्ना, उन्होंने ये बात बोली, बाद में ईडी ने एक्यूज्ड बना दिया आम आदमी पार्टी को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को इसे क्लैरिफाई करना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे कैबिनेट डिसीजंस के लिए इंडिविजुअल मिनिस्टर्स की क्रिमिनल लायबिलिटी, क्या ये जायज है या फिर नाजायज है, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिटी देनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिटेल से डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक चीज तो हम सबको पता है, साइंटिस्ट हमारी दुनिया को बेहतर समझने और उसे इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते हैं और टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। ये सब चीज़ें हमारी लाइफ को और ज़्यादा आसान बनाती हैं। अब देखो किसी भी फील्ड में ना अवार्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जो ये अवार्ड्स होते हैं, मूवीज़ में देख लीजिए, स्पोर्ट्स में देख लीजिए, अब ये साइंटिस्ट के एरिया में हम बात कर रहे हैं। तो अवार्ड्स जो होते हैं ना सिर्फ देखो पहचान देते हैं बल्कि मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं। साइंटिस्ट के लिए अवार्ड्स उनके हार्डवर्क को एक्नॉलेज करने का एक तरीका है। तो पहले ना सरकार साइंटिस्ट को ना एक अवार्ड दिया करती थी, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ये जो आप देख रहे हो ना, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये अवार्ड दिए जाते थे उन साइंटिस्ट को जिनकी एज 45 से कम होती थी। और ये अवार्ड दिए जाते थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। इसमें सर्टिफिकेट मिलता था, कैश प्राइज मिलता था और कुछ दूसरे मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते थे। तो ना सरकार ने ये बोला कि साइंस के क्षेत्र में ना बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, तो हमें एक काम करना है, हमें अवार्ड्स को नेशनल लेवल पे देना चाहिए और बहुत सारे अवार्ड्स जो अभी दिए जाते हैं उनको कंबाइन कर देना चाहिए। तो अवार्ड सिस्टम हमारे देश में सही हो जाएगा। तो इसी दिशा में काम करते हुए सरकार ने क्या किया, पुराने जो अवार्ड दिए जाते हैं ना, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स, उनको तो खत्म कर दिया। सरकार नए अवार्ड्स लेके आई साइंटिस्ट के लिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इस पे अब प्री में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ये एक देखो नया अवार्ड सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। इसका मकसद ये है साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज करना और एनकरेज करना। इस साल देखो 33 साइंटिस्ट को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिलेगा। अगर हम कंपेयर करें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से, जो पहले दिए जाते थे, अब सरकार ने खत्म कर दिए। अब नया अवार्ड सिस्टम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। देखो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स यानी पुराने जो अवार्ड्स थे वो सिर्फ उन साइंटिस्ट को दिए जाते थे जिनकी एज 45 से कम होती थी। लेकिन जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ना, ये अलग अलग कैटेगरीज में है। जैसे सबसे पहले कैटेगरी है विज्ञान युवा। विज्ञान युवा उन साइंटिस्ट को दिया जाएगा जिनकी एज 45 से कम है। आप कह सकते हो ये वैसा ही है जैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड था पुराने वाला, जो 45 से कम एज वाले साइंटिस्ट को दिया जाता था। उसी प्रकार से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड सिस्टम में पहली कैटेगरी है
विज्ञान युवा या उन साइंटिस्ट को मिलेगा जिनकी एज 45 से कम है। फिर दूसरा जो अवार्ड है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड सिस्टम में, वो है विज्ञान सिरी। तीसरा है विज्ञान रत्न। चौथा है विज्ञान टीम अवार्ड्स। ये देखो कैटेगरी जो है ना 45 प्लस एज के साइंटिस्ट और साइंटिफिक टीम्स के लिए हैं। अगर थोड़ी और ज्यादा डिटेल्स में आपको दूं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देखो एक साल में टोटल नाम 56 साइंटिस्ट को दिया जा सकता है, 56 टोटल अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, लेकिन इस साल 33 साइंटिस्ट को दिया जाएगा। शायद इसलिए क्योंकि पहला साल है तो धीरे धीरे ट्रांजिशन हो जाएगा। और जिन 33 साइंटिस्ट को अवार्ड दिया जाएगा वो देखो अलग अलग फील्ड से हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, एग्रीकल्चर, अलग अलग फील्ड से। और ज़्यादातर जो टॉप विनर्स हैं ना वो बड़े इंस्टीट्यूशन से हैं, जैसे IIT से, IISc से, CSIR से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से हैं। राइटर देखो ये बोलते हैं इस आर्टिकल में, हमारे ना बहुत कम साइंटिस्ट जो है ना वो नोबेल प्राइज जीत पाते हैं। तो ये जो अवार्ड्स है ना राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सरकार नए लेके आई है, ये किसी भी सेंस में देखो नोबेल प्राइज को रिप्लेस नहीं कर सकते। अल्टीमेटली देश का नाम तभी होगा जब साइंटिस्ट नोबेल पुरस्कार जीतेंगे और वास्तव में जबरदस्त चेंज लेके आएंगे, मतलब ऐसा चेंज जो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करे। और देखो अच्छी चीज है सरकार नए अवार्ड्स लेके आई है, मोटिवेशन और एंकरेजमेंट मिलेगा साइंटिस्ट को। बट देखो क्या सिर्फ मोटिवेशन और सिर्फ एंकरेजमेंट से काम चलेगा? नहीं चलेगा। अब मान लीजिए एक यूपीएससी टीचर, किसी और का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, खुद का एग्जाम्पल मैं लेता हूं। मान लीजिए मैं सिर्फ आपको मोटिवेशन दूं, कम ऑन डोंट गिव अप, बढ़िया से पढ़ो, बेस्ट दो, सिर्फ इस प्रकार की बातें करने से कुछ होगा? नहीं होगा। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, आपके लिए कुछ करूंगा ही नहीं, तो सिर्फ मोटिवेशन से क्या फायदा? उसी प्रकार से सरकार इकोसिस्टम इंप्रूव करे हमारे देश में, रिसर्च के लिए बजट ज्यादा एलोकेट करे। अगर रिसर्च इकोसिस्टम इंप्रूव होगा तो साइंटिस्ट ज्यादा अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे, फिर नोबेल प्राइज भी जीतेंगे। कंक्लूजन में राइटर यही बात बोलते हैं, सरकार को ना ये सोच छोड़ देनी चाहिए कि साइंटिस्ट सिर्फ ओनर के लिए रिसर्च करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये सरकार जो लेके आई है, इसके लिए कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं कि हाँ भाई यही लक्ष्य है कि मुझे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पाना है और साइंटिस्ट इस सोच के साथ रिसर्च करेंगे। कई साइंटिस्ट देखो ऐसे हैं जो बिल्कुल मिनिमल फंड्स के साथ रिसर्च करते हैं, सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स के साथ रिसर्च करते हैं और फिर भी दूसरे देशों के साइंटिस्ट के साथ में कॉम्पीट करते हैं कि हाँ भाई बढ़िया रिजल्ट लाया जाए रिसर्च में। तो सरकार को अगर वास्तव में कुछ करना है साइंटिस्ट के लिए तो बजट एलोकेशन रेज करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो आपको आज अटेम्प्ट करना है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है इंडिया, बावजूद इसके इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स में कंसिस्टेंटली बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या रीजंस हैं ओलंपिक्स में इंडिया की अंडर परफॉर्मेंस के लिए? और कुछ स्टेप्स आप बताइए कैसे फ्यूचर ओलंपिक्स में इंडिया अपनी मेडल टैली को इंप्रूव कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।